आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 10 का फर्स्ट वीडियो भेज चुके हैं। फर्स्ट वीडियो भेजने के बाद थोड़ा सा और जानते हैं कि क्लास 10 का जो प्रकाश है, प्रकाश अध्याय 10 का प्रकाश चैप्टर है, टॉपिक है, उस प्रकाश को भली भांति अच्छे से जानते हैं कि प्रकाश हमारे लिए बहुत उपयोगी है और प्रकाश से हम बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करते हैं। प्रकाश से फोटोसिंथेसिस बनता है। प्रकाश एक ऐसा चीज़ है जो हमें बहुत कुछ देता है और बहुत कुछ हम उससे लेते हैं और हमारा जीवन यापन चलाते हैं। तो मेरा नाम सुदर्शन नायक है। मैं अध्याय 10 का 10वां क्लास का फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे लाइट जो है ये फोटन से बना है। फोटन बहुत लाइट पार्टिकल है और बहुत हाई स्पीड में गेन करता है तो मास हो जाता है, मास गेन कर लेता है। और ये लाइट जो है ये सोर्स ऑफ एनर्जी है या काइंड ऑफ एनर्जी है। लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जब लाइट जहाँ जहाँ जाती है वहाँ पे एनर्जी महसूस होती है और ये एनर्जी महसूस ये फोटन के माध्यम से होता है। इसीलिए सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। काइंड ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी जो होता है E बराबर mc²। यही जो इक्वेशन है E बराबर mc², ये हमारा लाइफ इक्वेशन है। ये कौन दिया ना? अल्बर्ट आइंस्टीन। इसी माध्यम से फोटोसिंथेसिस के माध्यम से उसको नोबेल प्राइज़ मिला। तो ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। उसी के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये एनर्जी हमारे लिए किस तरह से देता है, क्या हम इस एनर्जी से क्या करते हैं। इस एनर्जी से अगर नहीं मिलता तो हमारा पृथ्वी कैसा होता, इस एनर्जी से अगर नहीं होता तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन कैसा होता, या फ्यूचर कैसा होगा अगर नहीं देगा तो। आज जहाँ से आज तक था होता है, आज से अगर फोटोसिंथेसिस बनना बंद हो जाए या प्रकाश आना बंद हो जाए तो क्या होगा। हम सभी जानते हैं कि सूरज एक ऐसा ब्रह्मांड में या हमारा गैलेक्सी में एक ऐसा स्टार है या ऐसा आग का गोला है जो हमें जीवन देता है। ये लाइट जो है ये कहाँ से आता है? फ्रॉम सन। और सन में फ्यूजन रिएक्शन होता है। सन में फ्यूजन रिएक्शन क्यों होता है? फ्यूजन क्या होता है? ये हाइड्रोजन, सो मेनी प्रोसेसेस, बहुत सारा प्रोसेस यहाँ पे होता है। हाइड्रोजन से ड्यूटेरियम बनाएगा, फिर ड्यूटेरियम से ट्रिटियम बनाएगा, ट्रिटियम से फिर जुटेगा तो हीलियम बनाएगा। बहुत सारे ड्यूटेरियम बनते हैं, बहुत सारे ट्रिटियम बनते हैं। ट्रिटियम और ट्रिटियम मिला के, ड्यूटेरियम ट्रिटियम मिला के इस तरह और तरह घटना होते हैं तो वहाँ से भी एनर्जी निकलते रहता है। तो ये जो फ्यूजन रिएक्शन है, ये फ्यूजन रिएक्शन है हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होना। हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होना, तो ये यहीं से एनर्जी निकलता है, एनर्जी देता है। जब ये एनर्जी देता है तो सूरज की सतह, ये सन की सतह जो होती है ये 6000 केल्विन हो जाता है। और उसके अंदर जो कोर में गर्भगृह सूरज में वो 7000 केल्विन हो जाता है। जब कोई भी वस्तु इतना सारा हीट गैस रहेगा
तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लायर भी होने लगता है। क्या है ये मैग्नेटिक फ्लायर, मैग्नेटिक तूफान उठने लगता है, मैग्नेटिक चुंबकीय तरंग उठने लगता है। तो ये मैग्नेटिक फ्लायर जो होता है ये बहुत होता है। ये गामा रे, यहाँ पे होता है गामा रे, गामा रे मौजूद होता है। और इसे गामा रे मौजूद होने से यहाँ पे प्लाज्मा गैस, बहुत तरह तरह के हीट बॉजम गैस उत्पन्न होने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रकाश बहुत तेज चमकता है और वहीं से क्या करता है पृथ्वी पे आता है। पृथ्वी का एक अपना सा एक वायुमंडल है, इसमें ये कि प्रवेश करता है। जब ये प्रवेश करता है, ये लाइट है, सनलाइट बोलिए इसको, सनलाइट। और इस लाइट में वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। लाइट बिना मीडियम से भी गति करती है, विदाउट मीडियम, बिना मीडियम से भी वो लाइट गति करती है। मीडियम में भी गति करती है और वैक्यूम में भी गति करती है। ये जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये क्या होता है वैक्यूम में भी जा सकता है और दूसरा क्या है कोई भी मीडियम में भी जा सकता है, मीडियम में भी जा सकता है। ये बात यह है कि मीडियम क्या ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। क्या है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, ताकि यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपेरेंट ने किया जिसका म्यू या तो 0 हो से लेकर वहाँ 2.42 हो, ये डायमंड का है। इससे भी है 3.00 हो, ये डायमंड का है। और ये आपके हेमाटाइट है, इससे भी डायमंड से भी आगे है इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट माने आर पर देख सकते हैं, हवा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, वाटर भी हो सकता है, 1.33 भी है, 1.5 भी है। ग्लास, जैसे मेरा ग्लास देख रहा है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, आर पर देख सकता है। तो प्रकाश आती है और ये रिफ्रैक्शन होकर अंदर चले जाती है। तो प्रकाश या तो मीडियम में जा सकती है जैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम, या तो वैक्यूम में भी जा सकती है। तो ये वैक्यूम, यहाँ से वैक्यूम आती है और यहाँ से यहाँ तक तो बहुत दूर है, मिलियन किलोमीटर। हम थोड़ा सा और जानते हैं कि हमारे यहाँ प्रकाश जब मौजूद होती है तो प्रकाश से हम सोलर सिस्टम से एनर्जी प्राप्त करते हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी है, कभी क्षय नहीं होता है, जितना चाहे उतना हम ले सकते हैं। तो ये इसे रिन्यूएबल एनर्जी है। ये सूरज जब तक रहेगा तब तक रहेगा, ये तो बहुत सालों तक रहेगा। तो जब तक सूरज रहेगा तब तक हमारा एनर्जी मिलते रहेगा। ये हमारा ग्रह का या पृथ्वीवासी उसको देवता मानते हैं, क्योंकि जो पालन करता है उसे देवता का दर्जा दिया जाता है। तो सूर्य भगवान हमारे छठ पर्व मनाते हैं, तो सूर्य देवता को ही मनाते हैं। विश्व प्रसिद्ध छठ त्यौहार जो होता है, विश्व त्यौहार मनाता है, ये भास्कर के लिए ही है, क्योंकि हमें वो जीवन प्रदान करता है, पृथ्वीवासी को जीवन देता है भास्कर। वो भास्कर में क्या ताकत है, हम तो ताकत यहाँ पे देख लिए, हाइड्रोजन से हीलियम में बनना, हीलियम से जैसे बनता वो मेगा 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 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज होता है। जब वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट करता है तो ये 6.2 × 10⁻11 kg पर सेकेंड, 11 kg पर सेकेंड, प्रति सेकेंड क्या करता है, हीलियम को, हाइड्रोजन को क्या करता है, फ्यूज करता है, हीलियम को वो जलाता है या विलय करके नष्ट करता है। विलय का रिएक्शन होता है, विलयन का, एक दूसरे से आपस में जुड़ना। फ्यूजन का मतलब होता है कि दो छोटे छोटे
न्यूक्लियस वाला एटम आपस में जुट जाएगा। जब जुटने से जो चिंगारी निकलती है या एनर्जी निकलती है उसको बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिल जाएगा तो ये फ्यूजन होता है। तो प्रति सेकंड सोचिए इतना हाइड्रोजन खपत होता है। तो उसके बदले में हीलियम बनाता है। हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, जस्ट ये कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन का ऊर्जा क्षय हो रहा तो उसको कन्वर्ट कर दे रहा है हीलियम में, हीलियम बनाने में। हीलियम जब बन रहा था तो हीलियम बन रहा था तो ये 6.1 × 10⁻11 kg पर सेकेंड वो उत्पन्न, इतना kg पर सेकेंड वो बन रहा था। उसी के प्रभाव से यहाँ पे बहुत हीट एनर्जी बन जाता है। ये 7000 केल्विन हो जाता था, ये सतह पर 6000 केल्विन हो जाता था, जिसकी वजह से वो रेडिएशन होना शुरू होता है। मैग्नेटिक फ्लायर जो होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लायर, मैग्नेटिक फ्लायर निकलने लगता है और ये गामा रे की वजह से मैग्नेटिक फ्लायर निकलने लगता है और वो मैग्नेटिक फ्लायर बहुत रेडिएशन देता है और इसी को तो हम रेडिएशन बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये जो रेडिएशन है पृथ्वी पे जैसे ही पहुंचती है तो वो चारों ओर उजाला कर देती है, चारों ओर एक एटमॉस्फेयर में उजाला कर देती है। ये उजाला कैसे होती है, ये नाइट हो जाता है 12 घंटा और ये डे हो जाता है 12 घंटा। तो ये 12 घंटा मिला के 24 घंटा और यही 12 घंटा के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस होती है, उसके बाद इस तरह से एटमॉस्फेयर बन जाता है जो सब जीवों के लिए उपयोगी हो जाता है। अगर फोटोसिंथेसिस में कुछ गड़बड़ हो जाता, नहीं बन पाता, जिसके कारण से दुविधा हो जाती है। तो हम लोग जानते हैं, चलिए हम विस्तार से जानते हैं कि अगर फोटन से बना हुआ प्रकाश कितना ऊर्जा हमें प्रदान करता है, जो हमें बहुत उपयोगी होता है। इसको मिटाते हैं। प्रकाश अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन एनर्जी, एक रेडिएशन एनर्जी का फॉर्म है। रेडिएशन कहाँ से आ रहा है ना, सूरज से आ रहा। सूरज जो रेडिएट कर रहा उसके पीछे हीलियम बनना होता है। बहुत सारे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील गैस है और जब वो फ्यूजन रिएक्शन से हीलियम में परिवर्तन कर दे रहा था तो वो कर दे रहा है तो वो प्रति सेकंड इतना हीलियम बना रहा, 6.1 × 10⁻11। आप इसको बोल सकते हो 610 × 10⁻9 kg, यानी कि 610 गीगा। 10 टू दी पावर को बोलते हैं गीगा। तो ये गीगा किलो पर सेकंड, इतना गीगा किलो पर सेकंड वो क्या कहता है, हीलियम बनाता है। जब हीलियम बनता है तो बहुत रेडिएशन फैल जाता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लायर होने लगता है और रेडिएशन के रूप में आता है। तो ये रेडिएशन प्रकाश में मौजूद होता है, प्रकाश में फोटन मौजूद होता है और वो फोटन के बारे में जानते हैं। ये जो फोटन है ये प्रकाश को बनाने में मदद करता है। ये प्रकाश जो बना है वो फोटन से बना है, लाइट पार्टिकल से बना है, छोटे छोटे लाइट पार्टिकल से होती है। उसका एनर्जी जानते हैं, फोटोसिंथेसिस, अल्बर्ट आइंस्टीन का इक्वेशन से हम लोग फोटोसिंथेसिस निकालते हैं कि एनर्जी होता है। तो ये हमारा परिचय है कि प्रकाश को हम लोग अच्छी तरह से जाने कि प्रकाश हमारे लिए क्या
है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है और हम लोग कैसे एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार E बराबर mc स्क्वायर था, ठीक है। और E जब भी ये प्रकाश होगा, सन होगा, तो ये रेडिएशन होगा, और जब रेडिएशन होगा तो ये लाइट होगा। जब लाइट होगा तो यहाँ पे फोटोन होगा। फोटोन लाइट का स्पीड में जाता है तो मास गेन कर लेता है, मास गेन कर लेता है। जब ये फोटोन रेस्ट रहता है, रेस्ट रहता है तो वो मासलेस लाता है, मास लेस होता है। और जब मास लेस रहता है तो वहाँ पे उजालापन नहीं होता है। तो जहाँ पे एनर्जी है, क्वांटम एनर्जी है, रेडिएशन एनर्जी है, इसे क्वांटम, ये क्वांटम है, क्वांटा, इसको क्वांटा पार्टिकल बोलते हैं, क्वांटा पार्टिकल। और क्वांटा पार्टिकल से जो एनर्जी देता है तो ये क्वांटम एनर्जी बोलते हैं। ये है ये क्वांटम एनर्जी, क्वांटम एनर्जी या क्वांटम फिजिक्स से हम क्वांटम एनर्जी बताते हैं। हीट, रेडिएशन, क्वांटम एनर्जी। तो ये है P, मोमेंटम, m/c होता है। हम जानते हैं कि P बराबर m/v होता है। यदि v वेलोसिटी ऑफ लाइट है, मास वेलोसिटी ऑफ फोटन है, तो ये क्या है? मास ऑफ फोटन, मास ऑफ फोटन, और ये वेलोसिटी ऑफ फोटन, वेलोसिटी ऑफ फोटन। जब वेलोसिटी ऑफ फोटन और मास का प्रोडक्ट होता है तो वो मोमेंटम में चेंज होता है। तो ये मोमेंटम है, आप इसको mc और ये c कर सकते हैं। दो c में से एक c ब्रैकेट के अंदर और दूसरा बाहर रखते हैं। इसलिए बाहर रखते हैं कि यहाँ मोमेंटम देना है, फोटन का मोमेंटम, प्रोपगेशन होना है। प्रोपगेशन होता है मोमेंटम होना, ड्रॉपिंग होगा, इसे बाउंसिंग। तो ये P/c होगा। और यहाँ पे डी ब्रॉगली, जब भी हम लोग क्वांटम एनर्जी पढ़ते हैं, क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं, तो डी ब्रॉगली का इक्वेशन आता है, डी ब्रॉगली का एक्सपेरिमेंट आता है। डेविसन एंड जर्मन ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि वेवलेंथ का इक्वेशन, उसी से उसको नोबेल प्राइज मिला। डेविसन एंड जर्मन का एक्सपेरिमेंट से आपका डी ब्रॉगली को नोबेल प्राइज मिला। तो ये डी ब्रॉगली H/P का इक्वेशन दिया था। अब ये इक्वेशन जो दिया, ये P चाहिए मेरे को, तो P इसको इधर देते हैं, फिर इधर देते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, P बराबर H/λ होता है। तो वही चीज़ ये इस वाला को यहाँ पे बैठाते हैं, तो लिखते हैं H/λ/c, यानी कि ये जो है प्लैंक कांस्टेंट है, ये एनर्जी है, ये फोटन का एनर्जी है, फोटन का एनर्जी है। और ये हम जानते हैं, इसका वैल्यू जानते हैं, H का वैल्यू जानते हैं, C का वैल्यू जानते हैं, और लेम्डा का पिछले क्लास में बताए थे और अब भी बताएंगे यहाँ पे इस जगह पे। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे करके आता है। इस जगह तो हम अभी जानते हैं, ये जगह में है गामा रे, ये जगह उसके बगल में है एक्स रे, इसके बगल में है यूवी अल्ट्रावायलेट रे, इसके बगल में यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए कि एक वेवलेंथ है जो ये 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर रहता है। और यहीं से जो हम, ये जो है प्रकाश, ये है यहाँ से ये विभ 1 2 3 4 5 6 7
विब जीरो। ये जो रेडिएशन होता है, ये जो इसका फ्रीक्वेंसी होता है, ये वेवलेंथ होता है इतना, और इसका जो रेड कलर का वेवलेंथ होता है इतना। ये दोनों को अगर हम एवरेज निकालते हैं तो ये एवरेज का मतलब होता है ये इसको जोड़ देते हैं, इसको और इसको जोड़ देते हैं, यानी कि ये 400 और ये है 700 नैनोमीटर। नैनो का मतलब 10⁹ मीटर, 10⁹ मीटर। और यहाँ पे गीगा का मतलब होता है 10⁻+9। और ये यहाँ पे नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9। तो ये दोनों को जोड़ करके एवरेज निकालते हैं, एवरेज वेवलेंथ लैम्डा, एवरेज वेवलेंथ ऑफ सनलाइट, जिसको हम सनलाइट बोलते हैं। ये 400 + 700 को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। अब ये ऐसे हो जाएगा, ये नैनोमीटर में आएगा, और ये नैनोमीटर, और इसको बोलेंगे 550 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁹9। इसको हम लोग बोलेंगे 550 × 10⁻⁻9 मीटर। ये जो मीटर होता है हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लाइट तो जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर 5 सेकेंड। प्लांक कांस्टेंट जो होता है, प्लांक कांस्टेंट, ये जब बॉजम गैसेस रहेगा, बॉजम हीट पार्टिकल रहेगा, एटम रहेगा, तो वहाँ पे प्लांक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। और ये प्लांक कांस्टेंट के लिए हम लोग, ये का वैल्यू है h, प्लांक कांस्टेंट होता है 6.626 को होता है। अब इसको हम अप्रॉक्सीमेट मानते हैं 26 को 30, लगभग ये 3 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ओके, और इसको C 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ जो है एवरेज लेते हैं, क्योंकि सूरज का ये विजुअल, इसको बोलते हैं विजुअल। ये जो आता है ये विजुअल लाइट है। ये जो दिखा ना विजुअल लाइट। और इसके आगे आता है, इसके आगे इस जगह में आता है इंफ्रारेड, और इसके आगे आता है माइक्रोवेव, इसके आगे होता है रेडियो वेव। ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कहते हैं, प्रकाश यहाँ पे पहुँचती है। इससे ये पूरे सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पूरे सिस्टम को बोलते हैं मैग्नेटिक वेव। और वेव को हम रेडिएशन भी बोलते हैं, और ये वेव को रेडिएशन भी बोलते हैं, या तो फील्ड भी बोलते हैं, फील्ड भी। तो ये जो चीज़ हो रहा है, हम इसको अब कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलेगा एक एनर्जी मिलेगा। यहाँ पे इसको कलेक्शन करते हैं इस जगह में, देख लीजिए। इसको पहले पढ़ेंगे 6.63 × 10⁻⁻34। C का मान होता है 3 × 10⁸। लैम्डा का होता है, ये लैम्डा का यहाँ पे होता है सनलाइट का एवरेज वैल्यू होता है। इस जगह में लैम्डा होगा तो हम यहाँ पर लैम्डा लिख देते हैं। लैम्डा इक्वल टू होता है 550 × 10⁻⁻9 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 55 × 10⁻⁻9। हम कैलकुलेट करेंगे इसको, तो ये होगा 9819, और ये 5 ये पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट। और ये क्या करेगा, हम इसको क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। ये 550 है, और ये दोनों आपस में 10⁻⁻34, और माइनस ये ऊपर चला जाएगा, तो ये +8 है, और ये माइनस जाएगा तो ये +9 हो जाएगा। और ये
इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं 19.89 ये 550, इसको कैलकुलेशन करके 10⁻⁻17 कर देते। अब इसको भाग देते, जैसे भाग देते हैं तो आप इसको क्या भाग दीजिएगा 19.89 डिवाइडेड कर देते हैं 550 से, तो ये आ जाता है इतना। इसको हम लोग मिटाते हैं, ये आ जाएगा आपका 0.0616 इंटू 10⁻⁻17। ये जो है 16 को हम 2 करते हैं 0.0362 कर देते हैं इंटू 10⁻⁻17। ओके, अब यही चीज़ जब आगे जाएगा दशमलव के उस पार जाएगा तो ये माइनस लेके आएगा, ये 3.62 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻17। ये कैसे आया हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम दशमलव को उस तरफ शिफ्ट करते हैं 0.0362 को हमको 2 पॉइंट आगे ले जाना है, तो हम ये या तो 10 से गुना करेंगे और ये 10 से भाग दे देंगे। अब इसको जब गुना करेंगे यहाँ पे, जैसे गुना करेंगे तो आएगा 36200 36200। जब 100 से गुना करेंगे ऐसा आएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि 1 2 3 4 के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 के बाद दशमलव देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह में 4 के बाद दशमलव देंगे। तो ये नीचे में जो 100 से मल्टीप्लाई हुआ था ये तो 100 दे दे, क्योंकि 100/100 करते हैं तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 100/100 दिया। हमको 2 पॉइंट आगे ले जाना था इसलिए 100 से दिया। 3 पॉइंट आगे ले जाने से 1000 से देते, तो हमको 2 पॉइंट आगे ले जाना था इसलिए 100 किया। फिर इसको लिखा यहाँ पे 3.62 लिखा और ये 10⁻+2 लिखेंगे। अब ये जब ऊपर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 3.62 इंटू 10⁻⁻2 होगा। इसी चीज़ को ये वाला चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिखे 0.0362, यही चीज़ को हम लोग इस ढंग से लिख दिया। अगर ये 10/10 किया तो ये काट जाने से तो इतना ही बचता है, इससे कोई वैल्यू में कोई चेंजेज नहीं होती है। तो ये वैल्यू को हम इस तरह लिख सकते हैं, ये वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से। अब इसको देखिए 3.62 इंटू 10⁻⁻19, ये आपका एनर्जी आया ना। कोई भी एनर्जी तो आता है तो हम लोग जूल से मापते हैं, ये रहा जूल। लेकिन ये हम लोग पढ़ रहे थे क्वांटम एनर्जी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, क्वांटम एनर्जी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वांटम एनर्जी पढ़ रहे हैं। जब ये क्वांटम एनर्जी होता है तो हमको चेंज करना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो ये क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ऐसा होता है। इस चीज़ होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल। जब ये जूल आता है तो ये कन्वर्ट करने आया। क्यों आया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि V बराबर होता है वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। जब भी ऐसे देते हैं तो ये Q V = W हो जाता है, और W को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल से मापते हैं। यहाँ पे चार्जेज होती है, एक एलिमेंट्री चार्ज होती है। तो ये जब एलिमेंट्री चार्ज होता है तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर यहाँ पे जूल में कन्वर्ट करना है इसको, इसके बराबर होता है जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जूल होता है। अब ये एलिमेंट्री चार्ज है, एक एलिमेंट्री चार्ज दे दिए यहाँ पे। जब ये चार्ज देते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज होता है।
एक एलिमेंट्री चार्ज के लिए, यहाँ पे एक एलिमेंट्री चार्ज है तो यहाँ पे एलिमेंट्री चार्ज देते, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर ये जो कन्वर्ट करते हैं यहाँ से, तो ये जूल यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, ये जूल को इधर रखते हैं और ये बाकी सभी चीज़ को इधर लेके आते हैं। 1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ये 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब आता है, इसको हम कैलकुलेशन करते हैं 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये ऊपर चला जाएगा तो 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये 1 जूल। इसको जब भाग देंगे तो ये आएगा 0.625 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये +19, ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1 जूल। अब ये क्या करेंगे, यही यहाँ पे 19 है, +19 है, ये -19 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे बैठा देते हैं। जैसे यहाँ पे 3.62 इंटू 10⁻⁻19 और ये 1 जूल बराबर इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये क्वांटम जूल, 1 जूल को क्वांटम एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, एक एनर्जी में क्वांटम एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, इसको क्वांटम एनर्जी में। एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, एलिमेंट्री चार्ज बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, जैसे ये कूलम होता है, तो यहाँ पे कूलम होने से हम लोग को जूल में कन्वर्ट करते हैं, तो ये कूलम होकर के जूल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे वर्क डन होता है, वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, तो ये कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे जूल। इसके बारे में हम विस्तार से हम चर्चा करेंगे जब ये पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी से जो रहेगा तब उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे एलिमेंट्री चार्ज, और एलिमेंट्री चार्ज से देने से ये जूल पर सेकेंड होता है, कोई भी किसी का भी चार्ज जूल वर्क डन होता है। अब वर्क डन होने के लिए हमको इस तरह का हम लोग एक यूनिट लगते हैं, 1 जूल बराबर इतना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वोल्ट जो वोल्ट होता है, वोल्ट ये जूल में कन्वर्ट कर रहा है, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो 1 जूल को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 0.625 इंटू 10⁻, ये प्लस में है, +119 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब 190 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, इसको जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको आएगा, कितना आएगा देखते हैं, 3.62 इंटू 0.6625 आ जाता है 625। इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है आपका 2.2625, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये आएगा आपका 10⁻⁻19 और -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो है ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे समझा दे रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। इसी चीज़ को इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे लिखते हैं। जब भी फोटोन का एनर्जी होता है क्वांटम एनर्जी में, तो ये आपका 2.2625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। मतलब ये 10⁻0 आ गया इंटू 10⁻0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम जानते हैं 10⁻0 बराबर 1 होता है, 10⁻0 बराबर 1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 दे देंगे इसको, 2.26, ये आपका 3 लिख सकते हैं, या 10⁻0 का मतलब 1, और ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी हमको सूरज का रोशनी में मिलता है 2.263, यानी आप कह सकते हैं ये 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बातें हैं तो ये
263 को अप्रॉक्सीमेट 3 मान लेते हैं, 300, तो ये 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सूरज की रोशनी में हमें प्राप्त होता है। जो सोलर प्लेट चलता है, फोटोसिंथेसिस होता है, वाटर वेपराइजेशन होता है, ये लाइफ साइकिल बनता है, ये लाइफ का इक्वेशन है। अब इसी से जल भाप बन के ऊपर जाएगा, ठंडा होगा, फिर पानी बरसेगा। ये एक साइकिल बनाया, जल का साइकिल बनाया। लाइफ का साइकिल क्या है? फोटोसिंथेसिस बनेगा, हरा भरा पेड़ होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, जो फल हम प्राप्त करेंगे हम खाएंगे, फिर हमारा एक लाइफ साइकिल बनेगा। हम प्लांट के बिना नहीं रह सकते और प्लांट हमारे जो खाद के बिना नहीं रह सकता। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है, इकोसिस्टम बनाया हुआ है। पानी हमारा मौजूद है, क्योंकि प्रकाश आ रहा है तो पानी मौजूद हो रहा है, प्रकाश रिसाइकलिंग हो रहा, ऐसे करके पानी से भाप बन जाएगा, जल भाप से फिर बादल बनेगा, बादल से फिर पानी बरसेगा। तो ये बादल बरसने का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ जंगल है वहाँ का वातावरण उस तरह से सिस्टम में बना हुआ है। और अगर हम लोग डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रखेंगे, तो आगे आने वाले भविष्य बहुत ही दुर्गति कर देगा हमारा जीवन। तो ये एनर्जी है, ये हमारे सूरज के रोशनी में जाके जैसे ही पृथ्वी प्रवेश करता है, ऐसे करके ये अर्थ है, तो ये अर्थ का वायुमंडल में जैसे प्रवेश करता है, तो ये एनर्जी होता है क्वांटम एनर्जी, फोटोन का। सूरज की रोशनी में आधा भाग फोटोन का एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ऐसे करके। तो ये एनर्जी होता है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पूरा एनर्जी में आधा भाग में वो दे देता है, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर का एरिया में अगर ये स्क्वायर देता है तो हाफ यानी 2 पाई आर स्क्वायर में वो एनर्जी को फैला देता है। ये पूरा एनर्जी में फैला देता है पृथ्वी को, आधा एनर्जी में। तो ये एनर्जी एक तरफ होता है, ये 12 घंटा के लिए होता है, फिर वो आएगा तो ये 12 घंटा होता है। ये इसलिए है क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण ये केप्लस लॉ के कारण से सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, इसलिए आधा भाग दिन और आधा रात होती है। दिन और रात होना भी ज़रूरी है। तो ये सूरज का प्रकाश है और सूरज के प्रकाश में इतना ऊर्जा मौजूद है, और सूरज के प्रकाश जैसे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो ये बिजली की रफ्तार से चारों ओर फैल जाती है। फैलने का मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ पे बहुत सारा मिश्रित गैस है, धूलकण है, जलभाप से, बादल है, सब तरह से, जिससे यहाँ पे पर्यावरण बना हुआ है। तो ये पर्यावरण हमारा सुरक्षित रखना है तो हमें इकोसिस्टम पर ध्यान देना होगा। इकोसिस्टम है, ये जो एनर्जी देता है, यही एनर्जी हम लोगों को इकोसिस्टम बना देता है। ये इकोसिस्टम बनाता है यदि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे। आप जरूर याद रखिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे तो हमारा इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा और आने वाले पीढ़ी को भी पृथ्वी का बैलेंस से कोई सुविधा या असुविधा महसूस नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे पर्यावरण को दूषित करके बैलेंस बिगाड़ देते हैं और आउट ऑफ डिसिप्लिन में ले जाते हैं पर्यावरण को, तो आने वाले पीढ़ी पृथ्वी का बहुत बड़ा दुर्घटना बोलो या उसका परिवर्तन चेंज होएगा, रहने का सिस्टम चेंज होएगा, या टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ जाने से क्या होता है, जो पृथ्वी में और अंटार्कटिका और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो बर्फ़ है, वो बर्फ़ पिघल करके पृथ्वी को डुबा देगा, क्योंकि 3 भाग पानी है और 1 भाग ज़मीन है। अगर वो आउट ऑफ डिसिप्लिन हो जाएगा पर्यावरण, तो बहुत कुछ दुर्दशा देखने को मिलेगा। तो आज प्रकाश के पूरा प्रकाश के बारे में जाने। प्रकाश सूरज की रोशनी से, सूरज से आता है और हमें बहुत ऊर्जा देकर पृथ्वी को सुंदर बनाता है। तो समझ जाइए कि प्रकाश
सूर्यदेव को हमको धन्यवाद बोलना चाहिए, जिसकी बदौलत हम लोग का जीवन का चक्र चल रहा है। तो कल से हम लोग क्लास 10 के टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे कि प्रकाश का पहला टॉपिक, प्रकाश इतने स्पीड में आती है, कहीं या मीडियम में जाती है, वैक्यूम में जाती है, तो क्या क्या परिघटना बनाती है। तो बच्चे आज इतने ही पढ़ते हैं। आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि रिसर्च किट फॉर फिजिक्स एन का मतलब न्यू, उसको सब्सक्राइब करिए और ओल्ड वाले को भी सब्सक्राइब करके रखिए और जुड़े रहिए। रिसर्च किट फॉर फिजिक्स एन के साथ जुड़े रहिए और फिजिक्स का वीडियो देखते रहिए और कीप लर्निंग फिजिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।